वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 23 सितंबर 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं समान अध्ययन के पेपर सेकंड से, उससे संबंधित कुछ मुद्दे पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध जो है धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। बहुत सारे जो बंदी को एक दूसरे के देश लौटा दिए गए थे। इसके बावजूद भी इस युद्ध में एक नया मोड़ सा देखने को मिला है। यूक्रेन की अगर बात है तो वहीं पर अगर हम बात करें तो भारत ने इस युद्ध से संबंधित नए मोड़ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा की है। यहां पर यह कहा गया है कि यूक्रेन गंभीर चिंता का मुद्दा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने ये कहा। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा। ये द हिंदू का न्यूज है। जयशंकर, यहीं पर आप बात करें इंडियन एक्सप्रेस का, तो ये कहा गया है कि जयशंकर ने रूस पर कड़ा रुख अपनाया और बीजिंग पर भी निशाना साधा। इंडियन एक्सप्रेस तो क्या है ये, इसके बारे में हम समझते हैं। समाचार के तहत ये कहा गया कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, जिसे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, तो उस दिनों में विदेश मंत्री, हमारे भारत के विदेश मंत्री जो जयशंकर है ना, उन्होंने यूक्रेन में जारी संघर्ष पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ये यूक्रेन की जो समस्या एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमें इस पर सुलझाने की आवश्यकता है। और इस चिंता को व्यक्त करते हुए ऐसा कहा, रूस की ओर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रूस ने हाल में ही फिर से 3 लाख संभावित लड़ाकों को आंशिक और लामबंदी और परमाणु कार्रवाई करने की खतरे की घोषणा की है। युद्ध तो समापन की ओर था, युद्ध करीब करीब समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद भी रसिया 3 लाख संभावित लड़ाकों और सैनिकों को और परमाणु कार्रवाई करने की बात ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो एक विषय है, फिर से आप युद्ध को शुरुआत एक नया आयाम दे रहे हो, तो ये चिंता का विषय है, ऐसा हमारे देश के आपका विदेश मंत्री कहते हैं। वहीं पर युद्ध के कारण जो है, आप सभी को पता है कि युद्ध में दोनों राष्ट्रों की हानि होती है और उसके साथ साथ आसपास सभी राष्ट्रों की हानि होती है। आज इस युद्ध के कारण जो है एक तरीके से वैश्विक खाद्य और ईंधनों की कमी होती दिख रही है आपको, है ना। वैश्विक खाद्य और ईंधन की कमी, एक तो हमारे साथ कोविड-19 की समस्या चल रहा है और चल रहा था और अभी थोड़ी कम हुई है ना। तो उसके कारण से वैश्विक खाद्य और ईंधन की कमी, उस पर युद्ध, तो ये कहा जा रहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी देखने को मिल सकता है। इसलिए युद्ध को रोकना अति आवश्यक है ना। साथ साथ में ये मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। तो इस बात से लेकर भारत इस बात को जोर दिया है कि जल्द से जल्द हो सके रशिया यूक्रेन के युद्धों की समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है। ये पूरी राष्ट्र के लिए, ये विश्व के लिए। अब भारत का पक्ष ये भी है कि भारत ने सभी शत्रुओं को तत्काल समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति को वापस अपनाने के लिए कहा है कि भाई ये शत्रुता खत्म करो। समस्या का समाधान युद्ध से नहीं होता है, युद्ध से कभी भी विजय प्राप्त नहीं हुई है दोनों को। युद्ध में कहा जाता है कि हमने विजय प्राप्त किया, लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध अपने आप में ही एक हार होती है ना। ये बात हमारी भारत देश कहती है। और आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध को भी देखा होगा 1940 से 1919 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी आपने देखा होगा 1945 और 1939 से 45 तक के विश्व किस दौर से गुजर रहा था उसमें, और उसी सब युद्धों का कारण वैश्विक मंदी भी था, है ना। तो इस पर सीरियस रुख लेने की बात कर रहे हैं। आपके प्रीलिम्स एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में यह प्रश्न आपको बन सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख है, आपको सभी को पता है, दूसरा सबसे प्रमुख न्यूज है ईडब्ल्यूएस से संबंधित। जैसा कि हम सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर एक पिटीशन डाला गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन था और उस पिटीशन के तहत यह कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो एक तरीके से पिछड़े लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, ऐसा कहा गया। इसकी प्रसंगता को जोड़ दी गई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसके बारे में यह कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, या फिर आप कह सकते उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सच में क्या आर्थिक पिछड़ापन जो है अस्थायी हो सकता है।
आर्थिक जो पिछड़ापन की अगर हम बात करें अस्थायी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कोटा को सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है और कोटे को आपको कोटा मतलब कहा तक यहां पर कहा जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसको सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है, ना कि कोटे को। यहां पर यह बात हो रही थी कि जैसा कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना। तो इकोनॉमिक आर्थिक पिछड़ापन की बात किया जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये कह रहा था कि भाई ओबीसी, एससी और एसटी को के अधिकारों का हनन हो रहा है। फिर इसमें न्यूज आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय में हाल में ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा की जो आवश्यकता पर सवाल उठाया, क्योंकि ये वंचित समुदायों को छोड़ देता है, वंचित समुदायों को छोड़ देता है। वंचित समुदाय कौन सा ही है आपका, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब सारे हैं। तो इसकी बात कर रही थी इसके आधार। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसे कहते हैं, और हमारे भारत के संविधान के 103 संशोधन के तहत संविधान में इसको मान्यता दी गई है ना। 103 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% का कोटा दिया गया, अर्थात 10% को शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, उनको कोटा का प्रदान दिया गया। वहां पर यहीं पर बात आता है कि एससी, एसटी और ओबीसी सदस्यों को ईडब्ल्यूएस कोटा से अलग रखा गया है। ये और इसी मुद्दे को लेकर यहां पर ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी सदस्यों को ईडब्ल्यूएस कोटा से अलग रखा जा रहा है ना। तो याचिकाकर्ता का तर्क था कि भाई जो फॉरवर्ड जातियां हैं वो केवल मध्यम वर्ग के ही ईडब्ल्यूएस कोटे के लाभ उठाते हैं। 40% एसटी गरीब तो सबसे ज्यादा गरीब है, तो उनको तो नहीं मिल पाता है। तो सरकार का इस पर तर्क था, हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि पिछले वर्ग पहले से ही 50% उनका आरक्षण का हिस्सा मिल चुका है, तो इसलिए उनको जरूरत इस चीज में नहीं है। फिर हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका पक्ष ये रहा कि सामाजिक पिछड़ापन अस्थायी है ना, जबकि आर्थिक स्थिति अस्थायी है ना, वो आपको बदलता रहता है, और आर्थिक पिछड़ापन की पहचान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश की अभाव है, न कि कोटा के बेस के आधार पर इसको करना चाहिए। तो इसको लेकर आपके मुद्दे काफी बने हुए हैं। अब संवैधानिक संशोधन अधिनियम आपको पूछ सकता है कि 103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा देता है। ये आपका प्रमुख था, आपका ये आपके एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये कहता है कि आंगनबाड़ी से संबंधित, ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित ये प्रश्न बन सकता है। इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि केंद्र ने अपने विशेष पोषण अभियान के तहत, ये प्रश्न बन सकता है कि विशेष पोषण अभियान क्या है। तो केंद्र ने विशेष पोषण अभियान के तहत ये कहा है कि आंगनबाड़ी का नाम तो आपने सुना होगा। तो इस अभियान के तहत कहा कि स्वदेशी खिलौने को का एक राज्यवार राष्ट्रीय भंडार संकलित किया है और इससे सभी राज्यों के साथ साझा किया जाए। खिलौने राष्ट्रीय खिलौने होंगे और उनको सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इस खिलौनों को मुहैया कराया जाए ताकि समुचित रूप से बच्चों का विकास हो, है ना। बाल्य अवस्था एक अलग अवस्था होती है और उसमें समुचित रूप से विकास के लिए हर तरीके की पहलू उसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो विशेष पोषण अभियान है इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि स्वास्थ्य जीवन और अच्छी पोषण प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और बच्चों और उनके परिवारों को शिक्षित करना। इसके माध्यम से आपको ये भी आपका सिंगल ऑप्शन के प्रश्न इसमें आपके बन सकते हैं, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज जो है आपका ये समान अध्ययन 3 से है ना, और ये आपके संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण और उसकी गिरावट से संबंधित इसके प्रश्न बन सकता है। हाल ही में एनसीसी जिसे आप नेशनल कैडेट कोर कहते हैं और यूएनईपी जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, इन दोनों ने एक मेमोरेंडम या आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये द हिंदू का न्यूज है और ये समझौता पर क्या किया है इसके बारे में हम बातें करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न प्रीलिम्स का ये बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। दूसरी, इसी के अंदर में पुनीत सागर अभियान है, टाइगर टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम है। ये आपके प्रमुखता रूप से एग्जाम के, है ना, मुद्दे बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखा जाए
तो यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर जो एनसीसी है और हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको आप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन आपका इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने एक समझौता ज्ञापन किया है अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर समझौता ज्ञापन के माध्यम से यह कहा गया है कि हम किस प्रकार से प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटा जाए। दोनों जो है प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए तरह तरह के पहलू और तरह तरह के कदम उठाएंगे। साथ साथ में इसी के अंदर में पुनीत सागर अभियान और टाइगर टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से, या तो अब प्रश्न यहां पर पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों को सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने को कहता है। ये आपका यूनिवर्सल एक लक्ष्य है, जल को किसी माध्यम से स्वच्छ करना है, प्रदूषण जल प्रदूषण से मुक्ति प्राप्त करनी है, प्लास्टिक को डंपिंग नहीं करना है। इस तरीके से इस पुनीत सागर अभियान और टाइगर टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज के माध्यम से हुआ। मतलब साथ में स्वच्छ जल निकाय को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को शामिल करने की दिशा में एक बेहतर प्रयास और तालमेल है ये। तो ये नेशनल कैडेट कोर और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से प्रमुख मुद्दे और उद्देश्यों पर बात की गई है जो हमारे एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका एक और है सबसे प्रमुखता रूप से, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर एक आप सभी को पता होगा, जिस प्रकार से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, वैसे ही अमेरिका के अंदर में फेडरल बैंक होता है। तो यहां पर फेड जो बैंक की रेट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसमें यह देखने को मिला है कि 80.79 के नए निचले स्तर पर यह चला गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले में 80.86 के नए निचले स्तर पर पहुंच गए। ये बहुत ही कंसर्न है हमारे लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। इसमें यह कहा गया है कि जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसने अपने ब्याज दर को बढ़ाया, 75 आधार अंकों के साथ अपने ब्याज दर में वृद्धि किया है। इसके मद्देनजर रखते हुए भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में तेजी से कमजोर होकर नए रिकॉर्ड निचले स्तर तक आ गया। अब रुपया के लिए चिंता का समय, भारत के लिए भी चिंता का एक विषय बन गया। 83 पैसे की गिरावट के साथ 80.790 पर जाकर यह बंद होता है। भारत के लिए क्या चिंता का विषय है? भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ने से रुपया पर क्या होगा? दबाव होगा, रुपया और नीचे जाएगा। हमारे देश में जो एफपीआई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो कम प्रवाह होगा और बाजार के बड़े उतार चढ़ाव हो जाएंगे। केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा देगा, हमारा भी सेंट्रल बैंक जो है ब्याज दर को बढ़ा देगा। अब ब्याज दर बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा लोन बढ़ जाएगा, बैंकों को अधिक रेट पर लोन मिलेगा आरबीआई से और फिर हमारे देश में ही लोन बढ़ जाएंगे, है ना। और भारतीय इक्विटी बाजारों में भी अस्थिरता देखने को मिलेगी। तो ये बड़ा कंसर्न है इस सब चीजों से और इसी साल के अंत तक 4.4% तक पहुंच जाएगी। अमेरिका के लिए चिंता का विषय ये है कि आर्थिक विकास दर 0.2% आंकी गई है, जो पहले 1.7% के अनुमान से काफी कम थी। बेरोजगारी दर जो है 3.8% बढ़ने की उम्मीद है। तो ये आपकी प्रमुखता आप कह सकते हैं कि एक कंसर्न है। तो ये आज का जो प्रमुख जो समाचार खबर था जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। आज के लिए इतना ही। इसी क्वेश्चन से संबंधित आपको हम एमसीक्यू लेकर भी आते हैं। आप आई बटन पर जाएं, एमसीक्यू भी सॉल्व करें, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।